हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, महिला पर्यवेक्षक में आज हम महिला संबंधित योजनाओं के एमसीक्यू करने वाले हैं। योजनाओं की थ्योरी के लिए अलग एक कोर्स चल रहा है हमारा, जिसमें मैं सारी की सारी योजनाएं थ्योरी पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। योजनाएं नाम से प्लेलिस्ट बनी है, टोटल निःशुल्क है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा। इससे आपकी पूरी योजनाएं जो रहेंगी, क्योंकि योजनाओं का एक एक फैक्ट आपको उनको डिटेल में क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने डिटेल के लिए अलग से ये योजना का कोर्स बना दिया है, तो वो देख लीजिएगा। और किस प्रकार से उसके एमसीक्यू आते हैं, इसलिए ये मैं एमसीक्यू का पार्ट लाई हूँ। ए सीरीज़ का ये हमारा 39वां भाग है। योजनाओं का जो पूरा योजनाओं वाला जो पूरा सेक्शन है, करीब इसमें 8 भाग हो चुके हैं, तो वो सारा का सारा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आपको वहाँ पे पूरी योजनाएं मिल जाएंगी डिटेल में, जितने भी पार्ट हो चुके। बाकी सारे जैसे कि अलग अलग विभाग की योजनाएं हैं, तो वो सारी आती रहेंगी। महिला बाल विकास की हो चुकी हैं, अब जो आदिवासी जनजाति विकास है उसकी योजना आएंगी। फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा नोट्स है। अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं, ये टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। इसमें जो 5 बुकलेट हैं वो थ्योरी है। एक बुकलेट आपको 3000 प्लस एमसीक्यू की मिलती है और 1000 वन लाइनर की मिलती है। इस प्रकार ये आप परचेस कर सकते हैं। ये नंबर लिखा हुआ है। साथ में एक ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप मिलता है, जहाँ पर इस हमारे नोट्स के साथ डेली टेस्ट भी मिलते हैं। डेली आप टेस्ट भी दे सकते हो। डेली एक हमारा चैनल है जहाँ डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। एक टॉपिक का किस तरह से पोस्टमार्टम किया जाता है, किस तरह से उसका पूरा का पूरा निचोड़ के टेस्ट लिया जाता है, वो हमारे यहाँ होता है। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाता है, उससे कैसे प्रश्न आते हैं, फिर डेली उसका टेस्ट लेते हैं। तो जो भी लेना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन या बुक्स लेना चाहता है, कोई भी ले सकता है। नीति आयोग ने भारत में महिला उद्यमिता हेतु परिस्थिति को विकसित करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? देखो, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि किसने की है। नीति आयोग ने की है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह की गई है। किसकी जगह की गई है? योजना आयोग की जगह की गई है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। सरकार के लिए ये एक सलाहकारी संस्था है ना। इस नीति आयोग ने भारत में महिला उद्यमिता मतलब जो बिजनेसमैन होता है, एक उद्यमी होता है, जब महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सके, उसके लिए कौन सी योजना आरंभ की है? महिला सशक्तिकरण एजेंसी, नारी शक्ति आयोग, महिला ज्ञान केंद्र या महिला उद्यमिता मंच। तो इन्होंने किए हैं महिला उद्यमिता मंच। याद रखिएगा इसको। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है ना, प्रोग्राम भी बोला जाता है। महिला उद्यमिता मंच इसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि महिला उद्यमिता मंच को किसने आरंभ किया, किस संस्था ने आरंभ किया? तो याद रखना है, नीति आयोग ने आरंभ किया महिला उद्यमिता मंच को। इसके अलावा एक और बात याद रखना है कि ये जो नीति आयोग है ना, महिला उद्यमिता मंच के लिए, इसने किसके साथ भागीदारी की है? तो महिला उद्यमिता मंच ने सिडबी के साथ भागीदारी की है। किसके साथ की है? महिला उद्यमिता मंच ने सिडबी के साथ भागीदारी की है। 1992-93 में सिडबी की स्थापना हुई थी। लघु उद्योग विकास संगठन है ये सिडबी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और ये नीति आयोग के साथ उसने महिला उद्यमिता मंच के लिए भागीदारी की है। ये जो आपका जो महिला उद्यमिता मंच है, ये 3 स्तंभों पर काम करता है। महिला जो मंच है वो कितने पे? 3 स्तंभों पे काम करता है ये महिला उद्यमिता मंच। एक तो होता है इच्छा शक्ति, एक होता है ज्ञान शक्ति, और तीसरा होता है कर्म शक्ति। क्या कौन कौन सा होता है? एक होता है इच्छा शक्ति, एक होता है ज्ञान शक्ति, और तीसरा होता है कर्म शक्ति। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, ये योजनाएं आरंभ की हैं महिला उद्यमिता मंच के रूप में, अच्छे से महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए। महिला उद्यमिता मंच किसने आरंभ किया है? नीति आयोग ने। किसके साथ मिलकर किया है? सिडबी के साथ मिलकर किया। सिडबी का मुख्यालय मुंबई में नहीं है, लखनऊ में है। सॉरी, मैंने मुंबई बोल दिया था। सेबी का है मुंबई में, सिडबी का लखनऊ में है, याद रखिएगा, है ना। और 1990-92 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये उद्यमिता मंच के लिए, उद्यमिता जो मंच है उसके लिए सहायता प्रदान करता है। इसने नीति आयोग के साथ इसकी भागीदारी की है। ये सब वही लिखा हुआ है। महिला उद्यमिता मंच WEP प्रारंभ किया है नीति आयोग ने। सिडबी ने इस पहल में सहायता के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। एक सक्षम मंच के रूप में जो WEP है, यह महिला उद्यमिता मंच 3 स्तंभों पर कार्यरत है। एक होता है इच्छा शक्ति, दूसरा है ज्ञान शक्ति और तीसरा है कर्म शक्ति।
अगला है महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना किसके द्वारा वित्त पोषित है। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना प्रारंभ की गई है, वह किसके द्वारा वित्त पोषित है, किसके द्वारा उसको वित्त मिलता है। देखो सबसे पहले याद रखो कि वन स्टॉप सेंटर की स्थापना कब हुई थी। तो वन स्टॉप सेंटर की स्थापना हुई थी अप्रैल 2015 में। कब हुई थी? अप्रैल 2015 में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना हुई थी। एक ही जगह पे महिलाओं को सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इन वन स्टॉप सेंटर को सखी भी कहा जाता है। वन स्टॉप सेंटर को क्या कहा जाता है? सखी कहा जाता है। अप्रैल 2015 से आरंभ हुई थी, लेकिन 2022 से इसको मिशन शक्ति में शामिल कर दिया गया है। 2022 से इसको किस में शामिल कर दिया है? मिशन शक्ति के संबल घटक में इसको शामिल कर दिया है। मिशन शक्ति के 2 घटक हैं, एक है संबल और एक सामर्थ्य। संबल सुरक्षा प्रदान करता है और सामर्थ्य शक्ति प्रदान करता है। तो जो वन स्टॉप सेंटर है उसको मिशन शक्ति के संबल घटक के अंतर्गत शामिल कर दिया है। वन स्टॉप की स्थापना 2015 में हुई थी, लेकिन 2022 से ये किसके अंतर्गत है? मिशन शक्ति के अंतर्गत आता है। वन स्टॉप सेंटर को और क्या कहा जाता है? तो वन स्टॉप सेंटर को और सखी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके पूछ रहे हैं कि किसके, अब ये वन स्टॉप सेंटर है, लड़कियां रुकेंगी, यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी दी जाएगी, कानूनी सलाह भी दी जाएगी, चिकित्सा भी दी जाएगी। तो अब उन लड़कियों को पैसा कहाँ से मिलेगा? कौन देगा वन स्टॉप सेंटर में पैसा? तो निर्भया फंड किसके द्वारा मिलता है? निर्भया फंड। वन स्टॉप सेंटर के लिए जो पैसा दिया जाता है वो निर्भया फंड के द्वारा दिया जाता है, और ये पूरी तरह से केंद्र पर पोषित है। मतलब इसमें राज्यों का हिस्सा 0% है। राज्यों का हिस्सा इसमें कितना है? 0% है। पूरी तरह से ये केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। ये जो वन स्टॉप सेंटर योजना है ये पूरी तरह, मतलब इसको पूरा का पूरा प्रतिशत केंद्र भोगता है। हमारे अगर मध्य प्रदेश में ये चालू है तो हमारे मध्य प्रदेश में ये बिल्कुल नहीं जाएगा। बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इसकी वन स्टॉप सेंटर 57 है। बात करें भारत की, तो भारत में 769 है टोटल भारत में। बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ है वन स्टॉप सेंटर, तो सबसे ज़्यादा 75 उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अकेले में 75 वन स्टॉप सेंटर हैं। और सेकेंड नंबर पर हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश वन स्टॉप सेंटर के मामले में कौन से स्थान पर आता है? तो ये आता है, मध्य प्रदेश कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पर आता है। कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है, याद रखना है आपको, है ना। और किससे वित्त पोषित होता है? निर्भया फंड। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि वन स्टॉप सेंटर को राज्य द्वारा कितना पैसा दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, कितने प्रतिशत राशि दी जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? 0% होगा, याद रखना। तो केंद्र द्वारा निर्भया फंड के माध्यम से इसको वित्त पोषित किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला है किशोरी बालिका योजना में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को वर्ष में कितना संतुलित आहार देने का प्रस्ताव है। मतलब जो किशोरी बालिका योजना आई थी उसमें जो बालिकाएं स्कूल नहीं जाती हैं उनको कितनी कैलोरी संतुलित आहार देने का, मतलब कितने दिन संतुलित आहार देने का प्रस्ताव है। तो उन्हें किशोरी बालिका योजना में 300 दिन तक, कितने? 300 दिन तक संतुलित आहार देने की प्रस्ताव है। 1991-92 में ये आरंभ हुई थी और इस योजना के अंतर्गत 300 दिन तक संतुलित आहार देने का प्रस्ताव है किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत। किसमें? किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत कितना संतुलित आहार दिया जाएगा? 300। कितने दिन तक दिया जाएगा? 300 दिन तक संतुलित आहार देने का प्रस्ताव है किशोरी बालिका योजना में। किशोरी बालिका योजना में कितने दिन तक संतुलित आहार देने का प्रस्ताव है? तो 300 दिन तक संतुलित आहार देने का प्रस्ताव किशोरी बालिका योजना में किया गया है। अगला है महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है, जिसके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करते हैं वहाँ क्या होना चाहिए। देखो महिलाएं होती हैं, अब उनके बच्चे हो जाते हैं, अब वो बेचारी बच्चे को लेके जॉब तो कर नहीं कर सकती, पर सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार मिले। तो वो क्या करती है कि ये बता रही है कि जिस संस्था, कोई एक ऐसी संस्था है जहाँ पे 30 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं, मतलब ये एक संगठित संस्था है, तो वहाँ पर एक शिशु सदन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिशु सदन। मतलब महिला अगर काम कर रही है तो वो अपने बच्चे को वहाँ पे शिशु सदन में जाके रख सके। वहाँ पे उसकी केयर टेकर रहते हैं शिशु सदन में, वो बच्चे की देखभाल करते हैं।
तो ये एक कानून बनाया गया है कि जहाँ पर महिला काम करती है और ऐसे संगठन जहाँ पे संख्या जो है सदस्य संख्या 30 से ज़्यादा है, वहाँ पर शिशु सदन ज़रूर होना चाहिए, याद रखना। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कितने से अधिक संस्था वाले, तो मतलब वहाँ पे 30 से अधिक लोग ऐसे हों जो महिलाएं हों, वो काम कर रही हों, तो वहाँ पर ऐसे शिशु सदन जरूर होना चाहिए। मतलब 30 प्लस महिला अगर काम कर रही हैं, 30 से ज़्यादा महिला काम कर रही हैं, तो शिशु सदन होना चाहिए। ये इसलिए किया गया है ताकि महिलाएं जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पा सकें। ये पढ़ लो। यदि किसी कारखाने में 30 से अधिक महिला श्रमिक हैं तो नियोक्ता को श्रमिक के बच्चों के लिए एक शिशु सदन उपलब्ध कराना चाहिए। नियोक्ता मतलब जो भी जिस संगठन में काम कर रही है उसका भी जो भी ऑनर रहेगा, उसको एक शिशु सदन उपलब्ध कराना चाहिए। महिलाओं के लिए अलग शौचालय और दरवाज़ों के साथ शौचालय होना चाहिए। महिलाओं के लिए अलग सेपरेट टॉयलेट भी होना चाहिए और उस टॉयलेट में एक अच्छा सा दरवाज़ा भी होना चाहिए। ये भी इस कानून के तहत बोला गया है, तो ये भी आपको याद रखना। ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्योंकि शिफ्ट में होना है एग्ज़ाम, तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। एक और न्यूज़ सुन लीजिए। अगर आपने हमारी इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है, आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इस पर फॉलो नहीं किया है तुरंत फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक डाल दूँगी। यहाँ आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा पिक्चराइज फॉर्म में। आंगनवाड़ी से संबंधित करेंट डाटा मिल जाएगा, ICMR रिपोर्ट मिल जाएगी। तो सारे के सारे लोग इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और चित्रात्मक रूप से क्वेश्चन रहेंगे तो आपको याद करने में और सबसे मेन बात सर्च करने में बहुत आसान है। बिल्कुल निःशुल्क है ये क्लासेस वहाँ पे, और बहुत एडवांस लेवल के MCQ, गणित के क्वेश्चन, गणित की ट्रिक्स, ये सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सारे लोग फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा नीचे हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपने अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मिल जाएंगे। एक और बात इस कानून में बोली गई है कि महिलाओं को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता। महिलाएं क्या होती हैं, थोड़ी सी नाजुक होती हैं, उनको ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो आदमी तो 2-2 3-3 दिन भी काम कर लेता है, लेकिन महिलाएं क्या होती हैं, शरीर से भी कमज़ोर होती हैं, तो उनको ये ऐसा कानून में बनाया गया है कि 48 घंटे से अधिक वो काम नहीं कर सकती। महिलाओं को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी अवश्य मिलेगी। ये एक कानून में भी ये लिखा गया है, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो चाहे वो सरकारी संस्थान हो। अगर वहाँ पे 30 महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं तो उनको ये सुविधा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया। डिजिटल इंडिया तो बिल्कुल नहीं होगा, 2015 में आया था। वन स्टॉप सेंटर भी 2015 में आया था, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो नहीं है, ये तो महिलाओं को रहने की व्यवस्था है। महिला ई-हार्ट योजना हो जाएगा। महिला ई-हार्ट जो कि 2016 में आरंभ हुआ था। महिला ई-हार्ट कब हुआ था, मैं याद रखना, महिला ई-हार्ट कब हुआ था, आरंभ 2016 में हुआ था। महिला उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो अगर बाहर जाके अपनी चीज़ें नहीं बेच पा रही हैं तो वो घर पे ही ऑनलाइन अपनी चीज़ों को जो भी वो काम कर सकती हैं, जो भी वो प्रोडक्ट ले सकती हैं, उनको बेच सकें। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाता है महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उसका नाम है महिला ई-हार्ट। क्या नाम है, महिला ई-हार्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2016 में ये महिला ई-हार्ट आया था। किसके द्वारा आया था, महिला बाल विकास मंत्रालय आया था। महिला बाल विकास विभाग की स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और इसको मंत्रालय का दर्जा दिया गया था 2006 में। कब मंत्रालय का दर्जा दिया गया, 2006 में इसको मंत्रालय का दर्जा दिया गया था। महिला बाल विकास को मंत्रालय का दर्जा कब दिया गया था, तो महिला बाल विकास को मंत्रालय का दर्जा दिया था 2006 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पढ़ लो एक बार। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 7 मार्च 2016 को महिला ई-हार्ट को समर्थन देने के लिए योजना शुरू की गई। यह मूल रूप से एक प्रत्यक्ष ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। डेट भी याद रखना, 7 मार्च 2016 ई-हार्ट योजना कब आई, 7 मार्च 2016 को
आई, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है फ्रेंड्स। अगर आपने हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया होगा जो कि पेड है, जिस यहाँ पे रोज़ टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन आपको तैयारी कराई जाती है ऑडियो द्वारा, वीडियो द्वारा, जहाँ पर आपको लेक्चर तैयार करवाए जाते हैं, डेली सरल तरीके से PDF दी जाती है, डेली टेस्ट होते हैं, आपको डेली टेस्ट के कारण आपको अपना टॉपिक तैयार करने में बहुत आसानी होती है, छोटा छोटा टॉपिक करके आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रिक द्वारा भी चीज़ों को याद करवाते हैं, जैसे कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद नहीं होती। अब योजनाओं को ही ले लो, अब ये योजना 7 मार्च 2016 आज आपने याद कर ली, हो सकता है आज से 10 दिन बाद आप भूल जाओ, लेकिन ट्रिक द्वारा करोगे तो ट्रिक द्वारा आपको वो योजना नहीं भूलेगी। तो इसलिए वो हम ट्रिक द्वारा करवा रहे हैं, चित्र द्वारा प्रदर्शित कर करके याद करवा रहे हैं। तो अगर आप हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमारी बुक्स भी लेना चाहते हैं, हमारी 7 बुकलेट हैं, तो भी आप मुझे 7 बुकलेट के साथ आपको ग्रुप ऑलरेडी मिलेगा, टेस्ट भी डेली मिलेंगे। ग्रुप में 3 ग्रुप आपको मिलते हैं, एक व्हाट्सअप का मिलता है, 2 टेलीग्राम का मिलता है, जिसमें एक टेस्ट का रहता है और एक PDF का रहता है। सारी PDF, अभी जितना भी पूरा सिलेबस है वो आपका PDF के रूप में कवर हो जाएगा, और उसको तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं ईजी लैंग्वेज में आपको तैयार करवाऊँगी। अगला है महिला सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय मिशन बना था, वो कब बना था? महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय मिशन बना था वो बना था 15 अगस्त 2011 को। महिला को समग्र रूप से व्यावसायिक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये मिशन बना था। तो ये मिशन की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन। एक महिला सशक्तिकरण योजना आरंभ हुई थी, वो हुई थी 2013 में, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है? महिला सशक्तिकरण मिशन की बात हो रही है। तो महिला सशक्तिकरण जो मिशन है वो कब आरंभ हुआ था? तो महिला सशक्तिकरण मिशन आरंभ हुआ था 15 अगस्त 2011 से। कब हुआ था? 15 अगस्त 2011 से महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास को सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में कब पुनर्गठित किया? देखो, पहले सक्षम योजना चलती थी, आंगनवाड़ी योजना चल रही थी, लेकिन उसको सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत पुनर्गठित किया है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। तो वो कब गठित हुआ? 2019-20 में, 2021-22 में, 20-21 में या 22-23 में? तो ये हुआ था 21-22 में। कब हुआ? 21-22 में। 2021-22 में भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास मतलब ICDS को सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में पुनर्गठित किया था। कब किया था? 2021-22 में किया था, याद रखिएगा। अगला है, कौन सी योजना ग्रामीण महिला आरक्षण के लिए छात्र स्वयंसेवकों की भागीदारी के माध्यम से साझेदारी को बढ़ावा देती है? किसके माध्यम से देती है? महिला आरक्षण के लिए जो स्वयंसेवक होते हैं उनकी भागीदारी के माध्यम से बढ़ावा देती है। ये प्रधानमंत्री जी ने ये लागू किया था। तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र एक योजना है। क्या नाम है? प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र एक योजना है, ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए ये है। इसमें छात्र जो होते हैं, वहाँ बच्चे जो होते हैं, स्वयंसेवक जो होते हैं, उनकी भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। ये भारत सरकार की योजना अलग अलग जिलों में महिला आरक्षण के लिए काम करती है। तो जहाँ पर भी आरक्षण की बात आ जाए, ग्रामीण महिला आरक्षण की बात आ जाए, वहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब आरंभ हुई? देखो, जो अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना चल रही है ना, उसको पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कहते थे। क्या कहते थे? पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कहते थे। ये 2010 में आरंभ हुई थी, लेकिन मोदी सरकार आई तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या कर दिया? प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना। क्या कर दिया? प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना कर दिया है। इसमें हर महीने की 9 तारीख को महिलाओं की चेकिंग की जाती है, पोषण आहार दिया जाता है ना, गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है। मैंने आपको बोला है, आप मेरा योजना वाला जो कोर्स है प्लेलिस्ट में डला होगा, उसमें 8 वीडियो हो चुके हैं। एक एक योजना को पूरा डिटेल में, उस योजना में क्या किसने आरंभ की है, केंद्र राज्य का हिस्सा क्या है, बजट कितना दिया गया है, उसमें प्रावधान क्या क्या हैं, किस मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई, सारा कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तो आप वो योजना वाला, अगर आपको योजना कहीं नहीं मिल रही है तो आप बस मेरे वीडियोस देख लीजिए, आपकी पूरी की पूरी योजनाएं हो जाएंगी। उसमें करीब मैं 20-25 पार्ट कराऊंगी। अभी 7-8 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें महिला बाल विकास और आदिवासी वाला पार्ट चलेगा। अब जो नेक्स्ट आएगा भी महिला बाल विकास, वो भी सशक्तिकरण वाला पार्ट चल रहा है।
तो वो देख लीजिएगा, उससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में योजना करके आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी जो हमारी ए सीरीज़ है वो टॉपिक वाइज है, जिसमें हम टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे ऑनलाइन ग्रुप की ये जो बुक्स दिख रही है ना, ये 7 बुकलेट आपको मिलेंगी। सारे टॉपिक ऑनलाइन कवर मिलेंगे। कठिन टॉपिक अधिनियम को धाराओं को ट्रिक द्वारा हम कवर कराते हैं। कठिन से कठिन धाराएं हो, कठिन से कठिन टॉपिक को हम ट्रिक द्वारा कवर करा देते हैं। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। हर टॉपिक का छोटे से छोटा टॉपिक होगा ना, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर है, हमने वन स्टॉप सेंटर के करीब 15-20 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था, है ना। तो इस प्रकार से हर एक टॉपिक के जितना भी मैक्सिमम बन सकते हैं, सारी परिभाषाएं ट्रिक से आईसी हमारा रिपोर्ट ट्रक से 11,001 प्रश्नों का जो प्रश्न बैंक हमारा बन रहा है वो भी आपको फ्री दिया जाएगा। यूट्यूब की सारी पीडीएफ वहीं पर दी जाएंगी। परीक्षा तक लगभग हम 40,000 प्रश्न तैयार करवाएंगे। यदि आप अपने घर पर नोट्स मंगवाते हैं तो ये सारा जो ऑनलाइन पैकेज है वो आपको फ्री मिलता है। अगर आप नोट्स नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप केवल हमारे ऑनलाइन ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। गणित के प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से वीडियो बनाकर ट्रिक बनाकर तैयार करवाया जाएगा आपको उसी ग्रुप में। ये 7 बुकलेट अगर लेना चाहते हैं तो 7 बुकलेट प्लस हमारा ऑनलाइन ग्रुप का चार्ज 1499 है। केवल आप हमारा ऑनलाइन ग्रुप लेना चाहते हैं, उसी में ही पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो 799। जो भी आपको सूटेबल लगे आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जनजातियों में वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। वेश्यावृत्ति मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों में चल रही है, जिनमें से बेड़िया, सासी, बाछड़ा, ये 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं जहाँ पर वेश्यावृत्ति चल रही है। तो इस वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। इस वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए जावली योजना कौन सी चल रही है, जावली योजना चल रही है। याद रखना, वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए कौन सी योजना चल रही है, जावली योजना। और ये जो जावली योजना है ये 1992-93 से आरंभ है। जावली योजना कब से आरंभ है, 1992-93 में। नीमच हुआ, मंदसौर हुआ, यहाँ पर ये बेड़िया जनजाति बहुत ज़्यादा रहती है, सासी जनजाति बहुत ज़्यादा रहती है और एक बाछड़ा, ये 3 जनजाति है। ये वेश्यावृत्ति में मग्न है पूरी की पूरी जनजाति। इनके उन्मूलन के लिए ये जावली योजना चलाई जा रही। कब से चलाई जा रही है, 1992-93 से। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण जो कार्यक्रम है ये 2007 से चलाया जा रहा है। लालिमा जो योजना है 2016 से लालिमा योजना चलाई जा रही है। एनीमिया से मुक्ति के लिए लालिमा योजना चलाई जाए, जबकि लाडली लक्ष्मी योजना 2007 से चलाई जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना जिसमें महिलाओं को, लड़कियों को जन्म के बाद से उनकी पढ़ाई के लिए और उनकी शादी के लिए खर्चा दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा सारी योजनाओं के। ये लिखा हुआ है, एक बार और पढ़ लीजिए तो लिखा हुआ और अच्छे से याद हो जाएगा। जावली योजना कब आरंभ हुई, 1992-93 में हुई। यह योजना मध्य प्रदेश के बेड़िया, बांसड़ा और सासी जनजातियों पर लक्षित है। इस योजना के तहत प्रति बच्चे 500 से 525 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जावली योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों को रक्तहीनता की स्थिति से लड़ने के लिए लालिमा योजना चल रही है। लालिमा योजना कब से चल रही है, 2016 से चल रही है। मध्य प्रदेश में लिंग के अनुपात में सुधार के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी, 2007 में शुरू की गई थी लिंग अनुपात में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए कौन सा ऐसा संगठन है जो वित्तीय सहायता दे रहा है। सबसे पहले तेजस्विनी जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण है उसको बोला जाता है TRWEP। क्या बोला जाता है, TRWEP बोला जाता है इसको। तेजस्विनी रूरल वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये बोल रहे हैं ये जो TRWEP है यह तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जो कि 5 जून 2006 से आरंभ हुई थी और 2007 से ये लागू हुई थी। 5 जून 2006 से क्या हुई थी, ये आरंभ हुई थी और 2007 से लागू हुई थी। ये बोल रहे हैं इस कार्यक्रम को कौन सा संगठन ऐसा है जो वित्तीय सहायता दे रहा है, कौन सा ऐसा संगठन है, तो ये है IFAD। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IFAD। इसको अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष भी बोला जाता है इसको। IFAD को क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष।
तो जो मध्य प्रदेश की और भारत की ये जो योजना है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, इसको कौन सहयोग दे रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष इसको सहयोग दे रहा है, याद रखना। और ये कहाँ पर है? ये रोम में स्थित एक विशेष संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? रोम में है। और ये इसको वित्त प्रदान करता है और इसी के सहयोग से ये चल रही है, IFAD के सहयोग से। कहाँ है ये? रोम में है। ये योजना कब आरंभ हुई? 2006 में आरंभ हुई। लागू कब हुई? 2007 में ये लागू हुई। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है? TRWEP इसको बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना क्या करती है? महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को मजबूत करती है और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। अगला है साझा चूल्हा योजना। साझा चूल्हा योजना 3 नवंबर 2009 को आरंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य था सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र और छात्रों के लिए एक स्थान पर भोजन प्रदान उपलब्ध करवाना। ये जो योजना है साझा चूल्हा योजना हुई, तेजस्विनी वाली हुई, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हुई हैं जिसमें हमने हमारे स्टूडेंट जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं ट्रिक द्वारा याद करवा दिया है। बहुत शानदार तरीके से ऐसी ट्रिक होंगी कि आपको बिल्कुल सुनते साथ याद हो जाएगा और आप फिर भूलेंगे नहीं। तो याद रखिएगा, जैसे हमने साझा चूल्हा को बोला, तुमको साझा से याद रखना शाम, और 9 से याद रखना 9। शाम को 9 बजे जब हम मम्मी से पूछते हैं बाज़ार जाने की, तो मम्मी क्या बोलती हैं? 9 9 9। तो सांझ से ये 9 याद हो जाएगा। इस प्रकार से याद कर सकते हो। अगला है ग्रामीण आजीविका योजना। ये क्या है? ग्रामीण आजीविका योजना जो है वो 2 जून 2004 को आरंभ हुई। ग्रामीण आजीविका कब आई? 2 जून 2004 को आई। उद्देश्य था जनजातीय जिलों में व्यवस्थित रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना। ये ग्रामीण आजीविका योजना का उद्देश्य था। अगला है ट्राइसेम योजना। ट्राइसेम योजना कब आई थी? ये 15 अगस्त 1979 को आई थी, जिस समय 5वीं योजना के बाद अनवरत काल चल रहा था। ट्राइसेम का उद्देश्य था तकनीकी कौशल प्रदान करना और गरीबी परिवार के बच्चों को रोजगार उपलब्ध करवाना। अगला है लालिमा अभियान जो है 2016 से जो चल रहा है एनीमिया मुक्त भारत के लिए। इसमें जो बच्चों की उम्र है वो पात्र बच्चों की उम्र क्या है? 5 से 10 है, 2 से 5 है, 0 से 6 है। तो लालिमा अभियान में जो बच्चे पात्र हैं उनकी उम्र है 6 से 10 वर्ष। कितनी है? 6 से 10 वर्ष है। ये कब आरंभ हुई है लालिमा योजना? ये 1 नवंबर 2016 को आरंभ हुई है। कब हुई है? 1 नवंबर 2016 को लालिमा योजना आरंभ हुई है। इसमें 6 महीने से 5 वर्ष तक के आने वाले बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड की दवा दी जाती है और साला जाने वाले बच्चे, त्यागी महिलाएं, किशोरियां सारे इसके जो होते हैं पात्र में आते हैं। तो याद रखिए, इसमें पात्र बच्चों की उम्र क्या है? 1 नवंबर 2016 है। फ्रेंड्स कमेंट करके एक आंसर बताइएगा कि गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का आदर्श स्तर क्या होता है? गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है। ये कमेंट करके सारे लोग बताइएगा। सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो सारे लोग लाइक भी किया कीजिए। पात्र की बात करें इसमें लालिमा योजना में, तो समस्त गर्भवती हैं धात्री महिला। धात्री मतलब जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। समस्त 6 महीने से 10 वर्ष तक के बच्चे। समस्त प्रजनन आयु समूह में क्या आ जाएगा? मतलब 1949 वर्ष की महिलाएं जो प्रजनन योग्य होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। हितग्राहियों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा होता है? महिला बाल विकास के आंगनवाड़ी केंद्रों के सर्वे एवं पंजीकरण व स्कूल शिक्षा विभाग के आधार पर हितग्राहियों की संख्या का जो होता है आधार होता है। अगला है साझा चूल्हा जो योजना है वो कब आरंभ हुई थी? अभी मैंने ऊपर बताया था कि 2009 में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? 9 में 3 नवंबर 2009 को। कब हुई थी? 3 नवंबर 2009। साझा चूल्हा योजना कब आरंभ हुई थी? 3 नवंबर 2009 को आरंभ हुई थी। इस योजना का उद्देश्य है आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या करना है? आंगनवाड़ी केंद्रों में और स्कूलों में एक ही जगह पे पोषण युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना साझा चूल्हा योजना का उद्देश्य है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसको PMMVY बोलते हैं के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नगद प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? देखो, जब पहले जनन होता है
पहली प्रसव अवस्था होती है तो 5,000 रुपये दी जाती है, और दूसरी प्रसव अवस्था होती है तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं। पहली प्रसव अवस्था पर 3 किस्तों में 5,000 दिए जाते हैं, और दूसरी जो होती है उसमें एक किस्त में 6,000 दिए जाते हैं। तीसरा बच्चे पे नहीं दिए जाते हैं, दूसरे प्रसव तक दिए जाते हैं 6,000 रुपये। पहले प्रसव पर कितने दिए जाते हैं? पहले प्रसव पर 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। ये कब आई थी? एक और बात याद रख लो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब आई थी? 1 जनवरी 2017 को आई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब आई थी? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 में आई थी, और ये महिला बाल विकास के अंतर्गत शामिल है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें पात्र महिलाएं कितने वर्ष से अधिक होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। 19 वर्ष। पात्र महिलाएं कितने वर्ष से अधिक होना चाहिए? 19 वर्ष से अधिक होना चाहिए महिला की आयु। प्रेगनेंसी के लिए महिला की आयु 19 वर्ष से अधिक होना चाहिए। यदि 19 वर्ष से अधिक की महिला गर्भवती है तो उसको ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका वर्णन जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 4 में किया गया है, ये भी याद रखना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो कि आपके सिलेबस में भी है, तो उसमें पूछ सकते हैं कि किस धारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का वर्णन किया है, तो धारा 4 के अंतर्गत किया है। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम की आईडी है, ये पूरी, इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की किस धारा में मातृ वंदना योजना का वर्णन किया है, तो धारा 4 में किया है। किस में किया है? धारा 4 में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 4 में मातृ वंदना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का वर्णन किया है। राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था 2013 में आया था, और इसने अखिल भारतीय स्तर पर ये चलता है। ये 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को शामिल करने का प्रावधान है। कितना? 75% जितनी भी ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को इसमें कवर करने का कहा गया है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2013 को लागू हुआ। कब लागू हुआ खाद्य सुरक्षा अधिनियम? 1 जुलाई 2013 को। इसमें क्या होता है, जो ये AAY का मतलब होता है अंत्योदय अन्न योजना, जो कि 2000 में आरंभ हुई थी, सन 2000 में। अंत्योदय जो परिवार होते हैं, जो गरीबों में भी सबसे गरीब है, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। प्रति माह प्रति किलो कितना? 35 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो के हकदार हैं। प्रति व्यक्ति कितना दिया जाता है? प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो का हकदार होते हैं, और प्रति परिवार 35 किलोग्राम और प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम, ऐसा याद रखना। अगला है, इनमें से महिला और बाल विकास योजनाओं में कौन सी योजना शामिल है? आंगनवाड़ी भी है, मातृ वंदना भी है, पोषण योजना भी है, बाल संरक्षण योजना भी, ये सारे के सारे शामिल हैं। इनके बारे में बात कर लेते हैं। उपरोक्त सभी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। देखो, आंगनवाड़ी सेवा योजना भारत सरकार द्वारा जारी जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके द्वारा कार्यान्वित है, और ये भारत सरकार के ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसको ICDS बोलते हैं, इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को और उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। ICDS के अंतर्गत 6 सेवाएं प्रदान की जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है, 2017 में पूछा गया है कि ICDS के अंतर्गत कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चों का मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, ये ICDS का उद्देश्य है। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को समाप्त करना, उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की माँ की क्षमता को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। अगला देखा जाए, ये राष्ट्रीय पोषण मिशन पे मैं एक पूरा वीडियो लाऊंगी MCQ वाले, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर पूरा एक वीडियो ही बनेगा। जो NNM के लक्ष्य के अनुसार HNM होगा, 2017 से 18 से शुरू होने वाले 3 वर्षों के दौरान 0 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोर व लड़कियां, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार करना है राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य। ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करना और पोषण के स्तर को सही करना।
अगला है किशोरी योजना को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में किस वर्ष शामिल किया गया था। किशोरी क्या बोल रहे हैं, किशोरी योजना को तो कब किया गया था, 1 नवंबर 1991। 1 नवंबर 1991 को किशोरियों के लिए किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत किशोरी शक्ति योजना आरंभ की गई थी 1991 में। एक और योजना चल रही है, ये तो किशोरी योजना है, एक और योजना चल रही है किशोरी सशक्तिकरण योजना। किशोरी सशक्तिकरण योजना जिसको सबला योजना भी बोलते हैं, ये जो आरंभ की गई थी ये 2011 में आरंभ की गई थी। सबला योजना कब आरंभ की गई थी, 2011 में आरंभ की गई थी सबला नाम से, जिसमें किशोरी बालिकाओं को खाद्यान्न वगैरह ये सारा कुछ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कब आरंभ की गई थी ये किशोरी योजना, कब आरंभ की गई थी 1991 में। और किशोरी सशक्तिकरण जैसे सबला कहते हैं वो कब आरंभ की गई थी, 2011 में आरंभ की गई थी। तो ये पूरे फैक्ट वैसे ये देखिए आंगनवाड़ी का इस प्रकार का चार्ट है, तो पूरा टीकाकरण उपलब्ध ये अब मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है। ये इस प्रकार से हमारे जो ग्रुप है वहाँ पे इस प्रकार से तैयारी करवाई जाती है। ये पूरे बुक्स हैं, अगर आप बुक्स मंगाना चाहते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है जो हमारे नोट्स के साथ आपको 7 बुकलेट के साथ इन बुक्स के साथ आपको मिलता है। या तो आप ऑनलाइन ग्रुप ले लीजिए या आप हमारे बुक्स वाला ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं। लेने के लिए आपको मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।